नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करने वाले हिंदी के सवाल पेपर करेंगे। हिंदी है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हमारी भाषा है और हिंदुस्तान हमारा देश है। तो आज हम हिंदी की बात करेंगे, हिंदी भाषा की बात करेंगे, 30 प्रश्न की बात करेंगे, जहाँ आपके पेडागोजी के प्रश्न आएंगे प्लस 15 आपके अपठित गद्यांश पद्यांश के विथ ग्रामर के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए एग्जाम के लिए दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ग्रामर वही रहेगा, केवल शब्द बदलते हैं, केवल आपके अपठित गद्यांश पद्यांश बदल जाता है, लेकिन पेडागोजी भी वही रहती है और ग्रामर भी वही रहता है। चलिए आइए जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जो चयन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? आप सभी को पता है 1 नंबर या 2 नंबर की लोकोक्तियाँ हर पेपर में पूछी गई हैं, तो आप सभी को जो है अब इस बार प्रिपेयर हो जाना है कि लोकोक्तियाँ पूछी ही जाती हैं। तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका मतलब क्या होता है? मतलब संसार में सब कुछ समान नहीं है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहीं समृद्धि है तो कहीं गरीबी है। तो क्या यहाँ पे घोर कष्ट देना ये तो नहीं होगा, पैसा पास ना होना ये भी नहीं होगा, विपत्ति या बुरा समय आना ये भी नहीं होगा, या व्यक्ति के अनुसार आओ भगत क्या होगा? अब 2 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनती हैं, घोर कष्ट देना नहीं होगा, ना ही पैसा ना होना। यहाँ पे 2 बन सकता है, विपत्ति या बुरे समय आ जाना, या व्यक्ति के अनुसार आओ भगत। तो क्या होगा? संसार में कुछ भी समान नहीं, कहीं सुख है तो कहीं धूप है, तो कहीं धूप कहीं छाया। तो यहाँ पे ईएसवी का मानना है कि व्यक्ति के अनुसार आओ भगत, इसको ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ माना गया है। मतलब ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया का मतलब होता है भाग की विचित्रता होना। क्या होगा? भाग की विचित्रता होना। कोई भी डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, सही आंसर जानते हैं, इसलिए फिर इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्यों है। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है जिसमें, आप सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं, आप सभी लोग जानते हैं जब भी व्याकरण शिक्षण की पद्धतियों की बात की जाती है तो एक ही नाम आता है, वो कई बार हम क्लास में आप सभी को बता चुके हैं। देखिए, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होगी जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ करें। तो कंठस्थ करना निगेटिव होगा, इसको भगा दीजिए। बच्चों को सूत्रों का प्रयोग करें, बच्चे नियमों को उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। और सभी को पता होगा व्याकरण शिक्षण में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सा होता है? आगमन निगमन दोनों होता है। जिसमें उदाहरण से नियम की ओर जाता है वह अधिक यह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बालक बालिकाएं उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। और ये आपके सीटेट 2016 में भी आया हुआ प्रश्न है, यानी कह सकते हैं कि सीटेट के प्रश्न एमपीटेट में लिए गए हैं। लगभग हर पेपर में 4 से 5 प्रश्न लिए गए हैं पेडागोजी के। तो पेडागोजी पढ़ना है तो सीटेट की पेडागोजी की क्लास हम कंबाइन करेंगे। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आने वाली क्लासेज के साथ, वो सारी चीज़ें कंबाइन करेंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए, चयन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सोल्यूशन जानने के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए, उस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है। भाषा शिक्षण में पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि नहीं है। भाषा शिक्षण की विधियों से पता है 2-3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन भाषा शिक्षण में पढ़ने में उपयोगी है लेकिन लिखने में कठिन विधि नहीं होती है। कौन होगा? सभी लोग बताइएगा। क्या वह वाक्य अक्षर परिचय विधि, वर्ण परिचय विधि, शब्द द्वारा, या वाक्य बनाना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। केवल पढ़ना बिना अभ्यास के या लेखन कौशल को विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो पढ़ना लिखना 2 चीज़ आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? वाक्य बनाना इज द राइट आंसर। जब पढ़ने में उपयोगी और लिखने में कठिन विधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा नहीं है, अगर दिया होता कठिन है तो फिर आपका दूसरा हो जाता। मतलब दोनों पॉजिटिव दिया गया है। कहने का तात्पर्य ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि भाषा शिक्षण में पढ़ने में उपयोगी के साथ साथ लिखने में भी उपयोगी है।
यहाँ पे क्या थोड़ा सा बदल दिया गया है कि लिखने में कठिन विधि नहीं है। मतलब लिखने में कठिन नहीं है, आसान है, सब कोई लिख सकता है, पढ़ सकता है। तो क्या होगा, कोई वाक्य बना रहे हैं, इसकी पहचान यह है क्योंकि वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि दे रहे हैं, तो परिचय आपका वह नहीं होगा। वर्ण विचार विधि ये भी नहीं होगा। शब्द द्वारा अक्षर का परिचय दे रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में कठिन विधि नहीं है और पढ़ने में उपयोगी है। तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव दी गई हैं, इसलिए वाक्य बनाना इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, आप लोग भी बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक बंधु का कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। शर्मान अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते हैं, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की कौन सी विधि उपयोगी होती है? देखिए, ऐसे बालक बालिकाएं विद्यार्थी जो विद्यालय या संस्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने की ऐसी विधि बताइए जो उचित होनी चाहिए। देखिए, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। क्या हम आप लोगों को डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन के द्वारा ही पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं यूट्यूब से आप लोग देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पेज से देख रहे हैं, टेलीग्राम में देख रहे हैं, सारे में देख रहे हैं। तो क्या होगा, ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन भी हो सकता है, एक पत्राचार भी हो सकता है, ठीक है। अतिरिक्त भी आपके कई सारे आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल चुके हैं। तो रसास्वान विधि ये तो होगा ही नहीं, जो संस्थान तक नहीं जा सकते हैं। व्यंग्यात्मक ये भी नहीं होगा। संदर्भ अनुसार विधि ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा दूरस्थ शिक्षा बोलेंगे, दूरस्थ शिक्षा बोला जाएगा। शिक्षा सभी लोग समझ गए? चलिए, एक एक क्वेश्चन को समझना है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है, अध्यापक अध्यापिका बनना सर्वोपरि है। साथियों, निगमन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? ना से निगमन, प्रा से प्रयोग, सा से सहचर, रा से रसस्वादन या अभिव्यंजना की बात करेंगे। तो मेरे मित्र, मेरे सभी शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं कि निगमन प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न आपके फिर से चयन परीक्षा में आता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि निगमन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? प्रयोग प्रणाली, सहचर प्रणाली, रसास्वादन प्रणाली या अभिव्यंजना प्रणाली? अब निगमन कह रहा है, निगमन में सभी लोग जानते हैं कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होती है, नियम होता है, रूल्स होते हैं, सूत्र होते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, निगमनात्मक विधि बोलते हैं। निगमनात्मक के साथ साथ विश्लेषण भी बोला जाता है, और ये आगमन विधि के विपरीत होती है निगमन, और इसे सूत्र विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रयोग प्रणाली। क्या बोला जाएगा, प्रयोग प्रणाली बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्रणालियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बता देता हूँ, ये यूपी टेट में एक प्रश्न पूछा गया था कि निगमन प्रणाली का संबंध किस प्रणाली से है। ये किस में पूछा गया था, यूपी टेट में इसी से संबंधित पूछा गया था कि निगमन प्रणाली में, ये निगमन प्रणाली का संबंध किस प्रणाली से होता है। अगर ऐसा प्रश्न आपके आ जाए तो फिर आपको व्याकरण करना है, ठीक है ना। क्या करना है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली करना है, जो यूपी टेट 2021 में पूछा गया था। जो उसमें मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं ना, वो हुआ करता था पहले, उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होगी। अब यहाँ पे बताना है उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर कौन होगा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। सभी लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर किस कक्षा के बच्चों को बोलेंगे? सभी लोग बताइएगा, उच्च प्राथमिक स्तर किन बच्चों को बोलेंगे या किन स्तर के बच्चों को बोलेंगे? सभी लोग जानते हैं प्राइमरी जो होता है वह 1 से 5 तक होता है, प्रथम, ये प्राथमिक हम बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ उच्च शब्द जोड़ दिया जाता है तो फिर 6 to 8 हो जाता है, जिसे अब मिडिल की कैटेगरी पर रखा गया है, माध्यमिक जिसे हम बोलते हैं। और उच्च में आपका उच्चतर माध्यमिक अगर आता है तो फिर 9 to 12 हो जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि बताइए। क्या वह सूचतम प्रणाली है, वेशभूषा प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली है, या आपका व्याकरणिक प्रणाली हो जाएगी। तो मेरे मित्र सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि आपकी आती तो कहीं ना कहीं व्याख्या प्रणाली का जिक्र हो ही जाता है।
क्या जिक्र होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि आपके एग्जाम में, आपके पेपर में पूछी जाती है, तो आपका यहाँ पे व्याख्या हो जाएगा। एक चीज़ और है, मान लीजिए उच्च हटा दिया जाए, केवल आपके एग्जाम में प्राथमिक स्तर पूछ लिया जाए, तब आप क्या करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए उपयोगी विधि कौन सी होगी, उपयोगी प्रणाली कौन सी होगी? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? तब आपका जवाब होना चाहिए गीत और नाट्य प्रणाली। कैसा होना चाहिए? गीत और नाट्य जो प्रणाली होती है वो प्राथमिक स्तर के लिए होती है और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए व्याख्या प्रणाली आ जाती है। दोनों चीज़ें माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हाल में यही काम आने वाला है और यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। साथियों, अगला प्रश्न है कि इनमें से उच्चतम शिक्षण की क्या विशेषता होती है? देखिए, जब शिक्षक बनेंगे आप लोग, नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो उच्चतम शिक्षण क्या होता है? शिक्षण तो सभी लोग जानते हैं, टीचिंग की बात की जा रही, तो उच्चतम शिक्षण की विशेषता पूछी जा रही। क्या पूछा जा रहा है? उच्चतम शिक्षण की विशेषता है केवल छात्र की क्रियाओं को, तो केवल जहां दिया गया है उनको हटा लीजिए, हम पढ़ने की ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, हम तीनों ऑप्शन को पढ़ेंगे नहीं, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधे चलेंगे डी ऑप्शन की तरफ कि छात्रों की समस्या के समाधान में शिक्षक का पूर्ण सहयोग होना चाहिए और छात्र शिक्षक का संबंध मधुर होना चाहिए एवं छात्र की क्रियाओं को यथाचित पुनर्बलन मिलना चाहिए। पूरा वाक्य आपका पॉजिटिव दिया गया है, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? समय की बचत। ऑप्शन को देखिए एक नज़र में क्या क्या फ्रंट में दिया गया है और डायरेक्ट डी ऑप्शन करिए, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। मुझे लगता है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है हर प्रश्न पर 40 से 50 सेकंड हम बचत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी सुनने से क्या होता है? अक्सर दादी हमारी कहानी सुनाया करती थी। अब आज वो तो मोबाइल का युग आ गया है, पहले मोबाइल का युग नहीं हुआ करता था। पहले हम दादियों और बब्बा से ही कहानी सुना करते थे और ऐसा पहले हुआ करता था, लेकिन आज मोबाइल के युग में बच्चे केवल आंख गड़ाकर देखते रहते हैं, इसीलिए चश्मे अब ज़्यादा लग रहे हैं। तो प्रश्न की अगर और हम चलते हैं कि कहानी सुनने से बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे में एकाग्रचित होकर शांत बैठता है बच्चा, या बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। हामिद का चिमटा, एक कहानी आपने सुनी होगी, किताब में पढ़ी होगी। हामिद का चिमटा एक टाइटल की कहानी है। उसे एक हामिद रहता है बच्चा जो अपनी उसके माँ के लिए एक चिमटा लाता है। सभी मेले में बच्चे जाते हैं और उस बच्चे को उतना ही पैसा होता है जितना वो चिमटा ले सके। उसका पहले मेरे दिमाग में था कि मुझे चिमटा ही लेना है, क्योंकि मेरी माँ दादी जो है उनके क्या हाथ जल जाते हैं खाना बनाते समय। क्या आज के बच्चे ऐसा कर सकते हैं? सोच सकते हैं? उनको बस चॉकलेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कहानी जो सुनाया जाता था पहले बच्चों को, बच्चों की कल्पना शक्ति का उसमें विकास हुआ करता था, चिंतन शक्ति का विकास होता है, ठीक है ना। तो अक्सर अगर आप बच्चों को, अगर आप शिक्षक बंधु हैं तो बच्चों को अवश्य किताबें पढ़ाइए, किताबों से कहानी सुनाइए, क्योंकि अब जो मूवी और वीडियोज़ में कहानी होती है वो उसका अलग वो उद्देश्य नहीं मिल पाता जितना बुक्स और किताबों से मिलता है। किताबों से जुड़िए और राष्ट्र हित में सर्वोपरि अपना योगदान दीजिए। अगला प्रश्न है, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? सक्रिय शब्दकोश की बात कर रहे हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे मानते हों, जिन शब्द का अर्थ बच्चे मानते हों, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हों और प्रयोग करते हों, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शब्दकोश क्या होता है? कई शब्दों के एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकल जाते हैं वह शब्दकोश बन जाता है। हमें पता चलता है इस शब्द को ये चीज़ें, इसके अर्थ होती है, डिफिनेशन होते हैं, इसका पर्यायवाची होता है। तो बच्चों का जो सक्रिय शब्दकोश होता है, कहीं ना कहीं शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और उसका प्रयोग करना, जानने के साथ साथ उसको हम प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो शब्दकोश का, क्योंकि यहाँ सक्रियता की बात कर रहे हैं। तो बच्चों का सक्रिय शब्दकोश उसे ही कहा जाएगा जहाँ पे शब्दों का अर्थ को बच्चे जानते भी हों और बच्चे उसका प्रयोग भी करते हों। तो जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ साथियों हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप सभी के इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये प्रश्न को पढ़ते हैं कि निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष भाव पक्ष का ध्यान रखता है। तो यहाँ से हमें क्या एक चीज़ पता चलती है कि निबंध जो रचना होती है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक कला पक्ष होता है, एक भाव पक्ष होता है। तो निबंध रचना में दो गुण कला पक्ष भाव पक्ष होता है, तो इनमें से ये बताना है कि किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं होगा।
तो कला पद से नहीं होगा, मतलब वह केवल भाव पक्ष से ही होगा, कला पद से नहीं होगा। तो हमें ये जानना है कि कला पद से देखिए भावानुकूल भाषा, सरल वाक्य, विचारों में न्यूनता। अगर विचारों में न्यूनता आ रही है तो यह विचार में न्यूनता आ रही तो यह भाव पक्ष कहलाएंगे, कला पक्ष नहीं कहलाएगा। अगर आप भावानुकूल भाषा कर रहे हैं तो भाषा लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। अब भावानुकूल कर रहे हैं, लिखना बोलना, तो फिर यह कला में आ जाएगा। अगर सरल रचना कर रहे हैं तो रचना कर रहे हैं, ये भी कला में आ जाएगा। और विषम सा शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी कला में आ जाएगा। लेकिन विचारों की न्यूनता अगर आ रही, विचारों में अपने नए शब्द निकल के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाव से निकल के आते हैं, सोच समझ के निकल के आते हैं, वह कला में नहीं आता है। तो विचारों में न्यूनतमता जो होती है वह आपको केवल भाव पक्ष से संबंधित हो जाता है, ठीक है। वह कला पद से यह गुण संबंध नहीं होता, केवल भाव पद से होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही लंबा यह हमारी क्लास जा रही है, लेकिन समझ में बहुत अच्छा लग रहा है। इस क्लास को हमें देखने में, सुनने में और समझने में आनंद हो रहा है। और वही चीज़ है जो एक बार सुन ले हमें दोबारा पढ़ना न पड़े, जीवन पर्यंत याद रहे और एग्जाम हाल में याद रहे, ताकि वहाँ पे आपके सटीक आंसर, सटीक उत्तर दे पाएँ आप सभी लोग, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी भी अवस्था के अनुकरण को क्या कहते हैं? अब कोई अवस्था आपके सामने, उसको हम अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण मतलब सीखना होता है। तो सीखना हम किस में करते हैं? संवाद में, नाटक में, रूपक में, संवाद या रूपक दोनों में। देखिए संवाद में, बोलचाल में भी सीखा हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम सीखते हैं अभिनय में। कहते हैं अमिताभ बच्चन, अब शाहरुख खान जैसे हाथ फैलाता है तो हम सभी हाथ फैलाने की कोशिश करते हैं, उसकी प्यार की निशानी मानते हैं कि हाथ फैला दो मतलब प्यार का निशानी हो गया। कोई भी जब अमिताभ बच्चन के डायलॉग होते हैं तो उनको बोलते हैं बस अमिताभ बच्चन बन गए। तो मतलब जो हीरो होता है, जो नायक होता है, जो अभिनय होता है, उसका किसी भी अवस्था का अनुकरण मतलब अभिनय कहला जाता है वहाँ पे। तो अवस्था के अनुकरण को ही अभिनय कहा जाता है, जान लीजिए। और अभिनय इन सभी ऑप्शनों में आपके नाटक में होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न हमारा पूछा गया है कि भाषा पुस्तकालय के मुख्य रूप से क्या लाभ होते हैं। मान लीजिए भाषा की पुस्तकालय अगर है वहाँ पे तो उसके क्या लाभ होंगे। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी दे दिया जाता है। आपके प्रचार बोलते हैं कि सर मैम आप हिंदी पढ़ाइए, ठीक है। जब आप हिंदी के अध्यापक अध्यापिका बनते हैं तब आप थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालिए कि अगर मान लीजिए भाषा का पुस्तकालय आपको आपका मन हुआ कि हमें भाषा की पुस्तकालय अपने विद्यालय में होना चाहिए, तो इसका लाभ क्या होता है? स्वाध्याय के अवसर मिलेंगे, अधिक पुस्तकों का वाचन होगा, शिक्षक की पूर्ति होगी या बचत होगा। तो कहीं ना कहीं अवसर शब्द देता है वह बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। अवसर शब्द पेडागॉजी में ढूंढ के देखिए, अगर सभी आप एक ही ऑप्शन में अवसर दिया गया है, प्रश्न हमारा पॉजिटिव है, ऑप्शन हमारा पॉजिटिव है, तो आंख बंद करके सही करिए, 1 नंबर पक्का आएगा, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो भाषा पुस्तकालय के मुख्य रूप से स्वाध्याय के अवसर मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हम सही और सटीक करके आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या होता है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या? वह शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत है, बोलचाल का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है या क्रियाशीलता का सिद्धांत है। देखिए भाषा जो शिक्षण होता है, सिद्धांत होता है, नियम सिद्धांत और एक स्थापित सत्य होता है। एक ऐसा विचार होता है जो कि विश्वास होता है किसी विशेष क्षेत्र या विशेष मान्य के लिए। आमतौर पे जो अनुभव होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, ठीक है ना, इनके माध्यम से जो अध्ययन स्थापित होता है। तो शब्दों में एक ऐसा आधारभूत विचार जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में काम किया जाता हो, तो वो नियम रूल्स कहलाते हैं। लेकिन भाषा शिक्षण का अगर सिद्धांत पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं क्रियाशीलता का सिद्धांत आ जाएगा। समझ लीजिए शिक्षण सूत्रों का, बोलचाल का, चयन का। अब कुछ लोग बोलेंगे भाषा शब्द दिया गया तो बोलचाल हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। तो निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में प्रेरणा, रुचिवान होनी चाहिए, क्रियाशीलता भी होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, जीवन से जोड़ने वाले सिद्धांत होना चाहिए, अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगर ये सब देखिए तो मतलब भाषा शिक्षण के सिद्धांत हमारे क्या रखना है। पहला शब्द याद रखिए प्रेरणा का और रुचि का सिद्धांत, दूसरा क्रियाशीलता का सिद्धांत, तीसरा अभ्यास का सिद्धांत और चौथा जीवन से जोड़ने वाले सिद्धांत और पांचवा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत।
और एक आता है क्रम का सिद्धांत। ये हमारे भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो इनमें से देखिए क्या हमारा लिखा हुआ है, क्रियाशीलता का सिद्धांत सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है, फीडबैक करना है। हर एक क्वेश्चन सभी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस बात पर बल दिया। और सभी को पता है बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी से प्रश्न सब जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अहिंसा दिवस किस दिवस मनाया जाता है, ये सभी लोग कमेंट करके बताइए। जी हाँ, अहिंसा दिवस की बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी लोग जानते हैं बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी की अगर जिस पर उन्होंने बल दिया था, क्या वह पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, तो क्या वह संगीत केंद्रित होना चाहिए, क्या वह आपका धर्म केंद्रित होना चाहिए, या हस्तकला पर केंद्रित होना चाहिए। तो आपको याद होगा महात्मा गांधी जी ने जो चरखा चलाया था तो उसका उद्देश्य यही है कि अपने आप को खुद को क्या बनाना है, आत्मबल बनाना है, मतलब हस्तकला को प्रेरित करना है। उन्होंने वहाँ पे क्या दिया था, प्रेरणा दी थी, अपने हस्तकला को बढ़ावा देना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हस्तकला पर जोर दिया या हस्तकला को केंद्रित होना चाहिए, उन्होंने बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने बल दिया था। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया था वे आप लोगों को सही हो जाता है। ये हमारे पेडागोजी के प्रश्न खत्म होते हैं। अब आपके गद्यांश पद्यांश के प्रश्न करेंगे, जहाँ आपके गद्यांश से ही प्रश्न लिए जाएंगे और कुछ ग्रामर पोर्शन भी हल किया जाएगा। यहाँ पे गद्यांश पूछा गया था कि मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की हैं। एक समस्या शरीर की जिसका समाधान रोटी वस्त्र अन्न सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो भी आपकी अधिभौतिक सुविधाएं मानी जाती हैं, किंतु इस प्रकार से सुखी मनुष्य भी जो सब कुछ है वो भी मनुष्य दुख होता है, दौर में नष्ट होता है, रोग शोक जरा मरण का शिकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कितना भी पैसा कमा लो रोना ही रोना है, कष्ट मिलना ही मिलना है। सोचिए पैसा कमा के अगर हमें सुख प्राप्त हो जाए तो वो कतई नहीं होगा, क्योंकि जिसको जितना है उसको उतनी डिमांड बढ़ती जाती है। अगर आपके पास 1000 रुपये आप 1 लाख की डिमांड करते हैं, 1 लाख मेरा हो जाएगा तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, और जिस दिन आपका 1 लाख पूरा हो गया तो आपकी डिमांड 10 लाख या करोड़ों में हो जाती है। तो ये इच्छा कभी खत्म नहीं होती है, और भगवान ने ऐसी चीज़ ही बनाई गई है कि इच्छा खत्म ना हो तभी इंसान मर जाता है, उसी को इच्छा को पूरी करते करते इंसान ऊपर पहुंच जाता है। तो इच्छा को दबाइए और अपने सपने को साकार कीजिए, कुछ ऐसा करके जाइए जो आपके मन के अंदर क्या होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन हम तभी चयन कर सकते हैं जब पूरा गद्यांश अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए बिना पढ़े हम कैसे एक सॉल्व कर लेंगे, वो भी एक ट्रिक है। आइए ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि बिना पढ़े भी हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। देखिए बिना पढ़े प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता है। बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने टाइटल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई, वह आज भी दुखी है। बिल्कुल सही बात है। चिंतकों का यह प्रतिक्रिया हुई है कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान ही है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ना, इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक कि मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की हैं। एक समस्या शरीर की जिसका समाधान रोटी वस्त्र व तथा अन्य अधिक अधिभौतिक सुविधाएं मानी जा सकती है। तो ये तो दिया गया है, लेकिन हमारा चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान है, ये नहीं होगा, यह नेगेटिव हो जाएगा या सत्य हो जाएगा। बाकी सारे हमारे सत्य दिए गए हैं। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इसी गद्यांश से पूछा गया है कि उपरोक्त गद्यांश में क्या नहीं किया गया है। देखिए इसमें समाधान आया है, अनुभूत आया, शांत आया, लेकिन अभिवृद्धि का शब्द कोई जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है ना। समाधान, अनुभूत और आपके अशांत, इन तीनों का जिक्र हुआ है, आपके अभिवृद्धि का जिक्र नहीं किया गया है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को सोच समझ के देना है। क्यों देना है? क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कह रहा है कि खालिस्तान शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता है। मनुष्य, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी शारीरिक समस्या से अधिक प्रमुखता किस पे देते हैं? जो आध्यात्मिक समस्याएं होती हैं। अगर बुखार आ जाएगा तो थोड़ा सोचेंगे अरे थोड़ा झेल लेते हैं यार, बुखार क्या आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक समस्या आ जाती है तो हम खड़े हो जाते हैं, दवा बाद में करा लेंगे, पहले ये समस्या को दूर करते हैं। ये किसके अनुसार होता है? गद्यांश में बोला गया है यह प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक जो है, जो प्राचीन है और मध्यकालीन जो विश्व है ना, यह शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं पर ज़्यादा जोर देता है।
अकॉर्डिंग टू गद्यांश, अकॉर्डिंग टू अनसीन पैसेज। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कह रहा है प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता है। बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये भी कह रहा है कि इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का सभी देशों में आपका जो है विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा मनुष्य उसके भक्त बन गए। इस गद्यांश में कह रहा है कि पूर्णतः सत्य बताना है, तो बिल्कुल यह सत्य दिया गया है और पहला ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा। तो सत्य दिए रहे तो गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा जो लाइन दी गई है क्या वाकई में इस लाइन को आपके गद्यांश में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द लालसा का पर्यायवाची। लालसा मतलब लालच, लालसा का पर्यायवाची। तो आप मेरे प्यारे मित्र सभी लोग जानते हैं लालच को हम क्या बोलते हैं। लालच, लालच का पर्यायवाची देखिए उदासीनता तो लालच का नहीं हो सकता, कोताही मतलब घबराहट, अनिच्छा मतलब कोई इच्छा न होना। लालच मतलब होता है तृष्णा। किसको बोलेंगे लालच, किसको बोला जाता है, तृष्णा को बोला जाता है, लोभ बोला जाता है। और लोभ मतलब क्या है, अभिलाषा। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य की समस्याएं कितने प्रकार की होती। तो मनुष्य की समस्याएं 2 प्रकार की होती हैं, पहले ही लाइन में दिया गया है, इसे हमें खोजने समझने की ज़रूरत नहीं है। A to Z गद्यांश से पूछा गया है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रश्न आया है जो आपके अपहृत गद्यांश से बाहर पूछा गया हो। तो हमें केवल आपका जो गद्यांश दिया रहता है उसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि रोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। रोहन क्या करता है, किससे लिखवाता है, सोहन से लिखवा रहा है। तो सोहन से लिखवा रहा है मतलब इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप हो जाएगा। रोहन किससे लिखवा रहा है, सोहन से लिखवा रहा है। क्या वह पूर्वकालिक क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी या अपूर्ण क्रिया हो जाएगी। सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक, सभी लोग समझिएगा। रोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप होगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं क्रियाएं पूछी ही जाती हैं। मैंने देखा था एग्जाम में कि क्रियाएं लगभग हर एक दूसरे पेपर में पूछा जाता था। कोई अनौपचारिक पत्र आता है, कोई औपचारिक पद से आता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को आपको समझना पड़ता है। समझने के लिए हमें क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती, क्या मिलती कि रोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। तो क्रिया अगर पूछी जाती है तो यहाँ पे क्या आपको प्रेरणा मिल रही है, क्या पूर्वकालिक है। पूर्वकालिक में तो शब्द ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो पूर्वकालिक हो। संयुक्त, क्या इसमें संयुक्त शब्द आपको लग रहा है कि संयुक्त लाइन जुड़ी हुई है। अपूर्ण क्रिया भी नहीं लग रहा क्योंकि क्रिया यहाँ पे पूर्ण हो रही, कि लिखवा रहा है, यहाँ पे शुद्ध लिखा गया लिखवाता है, तो क्रिया तो पूर्ण हो रही, तो अपूर्ण भी नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह सटीक हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया गया है और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमें देखना है, समझना है कि खाली स्थान कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई, वह आज भी दुखी है। तो मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, विज्ञान की इतनी वृद्धि के बावजूद भी मनुष्य शाश्वत की समस्याएं हैं, दूर नहीं हो रही हैं, फिर भी मनुष्य जूझ रहा है, मतलब इतना विज्ञान बढ़ने के बावजूद। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न आपके गद्यांश से दिया गया। अब पद्यांश की बात करेंगे, 5-6 प्रश्न करते हैं, इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। हमारा पद्यांश साथियों दिया गया है, गुड़िया के घर आए चोर, गुड़िया मचा सकी ना शोर, कुत्ते ने पूछा भौ भौ, गुड़िया रानी तू चुप क्यों, कौवे ने पूछा कां कां, तेरे गहने गए कहाँ, म्याऊं म्याऊं कर बिल्ली, चली गई झट दिल्ली, दिल्ली में जो खाया पान, चोर लिया झट से पहचान, लाई गुड़िया के गहने, हंस हंस गुड़िया ने पहने। ऐसे का कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा हंसमुख एक ऐसा यहाँ पे काव्यांश दिया गया है जो पढ़ने में ही रसा, इसका अनुकूल जब रसा स्वाद करते हैं आप ना, उसका एक अलग ही अनुभव होता है, पढ़ने में अच्छा आता है। कि ये लाइन अगर और भी लिखी हुई थी तो हम भी पढ़ लेते, कुछ अच्छा है, ठीक है, फील अच्छा होता है, फीलिंग अच्छी आती है। तो इस काव्यांश को पढ़ने के बाद मुझे लगता है इसके सारे प्रश्न आप फील करके आंसर देंगे। सबसे पहला आता है इसके रचयिता का नाम। तो रचयिता सभी लोग जानते हैं, कोई नहीं, आपके सरोजिनी प्रीतम जी हैं। क्या सभी लोग बताइएगा रचयिता के लिए। अब सभी लोगों को प्रश्न आता है कि सर रचयिता हम कैसे पहचानें। तो देखिए 6 क्लास से लेके
10th क्लास तक की जो आपकी हिंदी में जो भी आपके दिए गए उनको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी की बुक में। गुड़िया के घर आए चोर, गुड़िया मची सकी ना शोर, कुत्ते ने पूछा भौं भौं, गुड़िया रानी तू चुप को। किसकी कविता है या किसके शीर्षक है? इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तब आपको थोड़ा सा इस पर जोर देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रश्न को हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो दिया गया है सरोजनी प्रीतम इज द राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिद्धिनकर, महादेवी वर्मा, इनके नाम अक्सर हिंदी में पूछे जाते हैं क्योंकि ये हिंदी के क्षेत्र में ऐसे महानुभाव हैं तीनों, ठीक है, ये ऐसे 3 रत्न हैं कि हिंदी के बिना ये अपूर्ण लगता है, हिंदी इनके बिना अपूर्ण हो जाती है क्योंकि इन्होंने कई ऐसे क्षेत्र में जैसे कालिदास हो गए, ठीक है, ये ऐसे कवि हैं, ऐसे पोएट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अग्रिम काम किया है इन्होंने। अगला प्रश्न है किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया? तो अभी हमने पढ़ा हास्या से म्याऊं म्याऊं भी आया, भाव भाव आया, तो यहाँ पे धीरे धीरे शब्द हमें नहीं लिखा है, तीनों हमने पढ़ा है। हास्या से म्याऊं म्याऊं भाव भाव, कुत्ते भाव भाव किए, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, और जब गुड़िया को पायल मिल जाती है तो पायल हंस हंस भी आया। तो तीनों चीज़ें आई हैं लेकिन धीरे धीरे हमारा नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितना 5 प्रश्न और बचे हुए हैं। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार कौवे ने क्या पूछा? कौवे ने पूछा तेरे गहने कहाँ गए? अब ये बच्चा 5वीं क्लास का बच्चा भी बता लेगा तो आप सभी लोग तो ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, आप बिल्कुल सेकंडों में उत्तर इनका देंगे, ठीक है ना। केवल अभ्यास में बनाए रखिएगा और तैयारी जारी रखिएगा। अगला प्रश्न है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो। अब बहुत अच्छा यहाँ पे प्रश्न है, एक वाक्य से हर एक पेपर में एक प्रश्न आया हुआ है, एक शब्द एक वाक्य वाला। तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? उसको कृतज्ञ बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? कृतज्ञ। और इसका अर्थ होता है किया गया उपकार ना मानने वाला। ये दूसरों के लिए किए गए अच्छे कामों एहसान को याद नहीं रखते, उनका सम्मान नहीं करते, उनको कृतज्ञ बोला जाता है। और संस्कृत में कृतज्ञ का अर्थ होता है जो किए गए उपकार को ना माने, अकॉर्डिंग टू संस्कृत बुक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ये भी लाजवाब प्रश्न है। लाजवाब इसलिए कि आप लोग भी लाजवाब है, आप लोग भी सुनने देखने वाले आप सभी लोग शिक्षक बंधु लाजवाब हैं, इसलिए क्लास भी लाजवाब है, ये प्रश्न भी लाजवाब है। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार गुड़िया रानी चुप क्यों थी? वह शोर क्यों नहीं मचा रही थी? क्योंकि गुड़िया के घर आए थे चोर। क्या था? गुड़िया के घर चोर आ गए थे, इसलिए गुड़िया रानी चुप थी, वह शोर नहीं मचा रही थी क्योंकि चोर आए उसको जान लेंगे गुड़िया रानी को, तो गुड़िया रानी चुप थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न कह रहा है, इस पद्यांश से पूछा गया है कि अंधा पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति। अब फिर से लोकोक्ति आ गई है, ये आपके एक गद्यांश में भी पूछी गई, एक पद में भी लोकोक्ति पूछ ली गई। तो अंधा पीसे कुत्ता खाए, इसका अर्थ क्या होता है? मेहनत कोई और करे, लाभ कोई और उठाए। अंधा पीस रहा है और कुत्ता खा रहा है, क्योंकि अंधा पीसना मतलब एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है कि जिसको दिखाई न दे वह पीस रहा है, और कुत्ता के खा रहा है क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, तो कुत्ता चुपके से खा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 प्रश्न बचे हुए हैं, फाइनली इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। कि इनमें से जातिवाचक का संज्ञा होगा। देखिए जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है? कोई नाम, कोई ऐसा नाम होना चाहिए, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे संज्ञा का भी जिक्र हो किया गया कि वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध करा दे वह हमारी जातिवाचक संज्ञा, जैसे कुत्ता और बिल्ली। और इस पेपर का लास्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? इस पेपर का लास्ट प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से संवेग कौन सा है जो सामान्यतः सुख देता हो। अब ये पेडागोजी का प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्न में से वह संवेग कौन सा है जो सामान्यतः सुख देता हो। आत्माभिमान, करुणा, एकाकीपन, एकाकीपन करुणा। देखिए करुणा दया को बोलते हैं, एकाकीपन मतलब अकेला महसूस करना, और यह एकाकीपन करुणा तो ये हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आत्माभिमान, आत्माभिमान जो होता है ये सामान्यतः सुख देता है, मतलब स्वयं में अभिमान होना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं गलत नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, मैं इस बार चयन परीक्षा में सिलेक्शन पाऊँगा तो पाऊँगा या पाऊँगी तो पाऊँगी,
ये प्रण ले लीजिए, ये आपके अंदर आत्माभिमान होना चाहिए कि मैं एक गवर्नमेंट सरकारी शिक्षक बन चुका हूँ या चुकी हूँ। तो मेहनत जारी रखिएगा, क्योंकि मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर सिल पर निशान बनाना है तो उस रस्सी पर बार बार रगड़ करना पड़ेगा, यानी बार बार आपको मेहनत तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सपना साकार होगा, आपके माता पिता के सपना साकार होगा। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। बाकी सभी प्रीवियस पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो रास्ता होता है वह कैसा होता है। अच्छा ये बताइए, कोई भी आपका IAS IPS, आपके SDM, अपर कलेक्टर, UPSC का कोई भी तैयारी करते हैं तो आप क्या करते हैं, उनके नोट्स मांगते हैं कि सर इनके नोट्स मिल जाए, इन्होंने कैसा पढ़ा था, कैसे तैयारी की थी। तो हम उनका क्या है, पीछे चलते हैं या उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी फॉलो करना है। यही चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो पहले पूछा गया है उसको तो कंठस्थ करें, उसको तो समझें, तब हम नया फिर जानें कि पहले कैसे पूछा गया था, किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये जानना जरूरी है। उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर हमें देखना पड़ेगा। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगली क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम।